गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। अब देखो भाई, प्रेजेंट कर रही हूँ मैं प्रसन्ना वर्मा गवर्नेंस की सीरीज। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। एडवांस में बता दूं कि विजन आईएएस के नोट्स हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने इनको रिकमेंड किया है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पुरानी मैं पढ़ा चुकी हूँ बट वो ओल्ड एडिशन थे, तो अब नया आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सो सॉरी, सब कुछ पेपर सॉल्व कर लिया था, प्रेजेंट करने वाली थी बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज थोड़ा लेक्चर्स लेट हो गए। खैर, कंटिन्यू करने की आज से पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल ये पार्ट 1 है गवर्नेंस की सीरीज का। पार्ट को पार्ट वाइज देखते रहिए, दिक्कत हो उसको कमेंट करते रहिए ताकि आपका पार्ट वाइज कंप्लीट होता रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, बट उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे कि गवर्नेंस क्या है ना, और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, सब कुछ समझेंगे। बट उसके पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, अनअकैडमी में आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं इस साल भी, एकदम घनाघन निकले हैं। और आप भी अपना नाम चाहते हैं और कोचिंग करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट लेकर आया है। डिस्काउंट तो 25% तक चल ही रहा है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा कब पाएंगे? जब आप मेरा ये जादुई कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, जस्ट इसलिए कि आपका निकल जाए पेपर। हाँ, इसकी कीमत देखिए, 45,000 रुपये तक के जो टेस्ट सीरीज कॉम्बो है आपको फ्री मिल रहे हैं। 1 साल प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑफर 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। इसके साथ मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में बताना चाहूंगी। 20 अक्टूबर से 21, 22 और 23 के एस्पिरेंट के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो 2022 का बैच है उसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर शेड्यूलिंग किस तरह से कर रखी गई है। सेम तरह से 2023 के बैच में देखिए, बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की 2 साल की आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बैच अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ यहाँ पे अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बाट भी करता है। हर संडे 11 बजे आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करके, आप इन्विटेशन कोड का यूज़ करके खुद को एनरोल कराइए और 100% तक की स्कॉलरशिप पाने का मौका पाइए। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो ना, आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशन, न जाने क्या क्या प्रोवाइड होता है बहुत ज़रा से पैसों में। और अब पैसे एक साथ देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी, जो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 प्रोसेसिंग फीस, हैसल फ्री मैनर में है। 1 साल में सेम पैसा आराम से लौटाइए। सिर्फ करना क्या है, पूरे प्रोसेस के दौरान ये आपको जादुई कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करना है फॉर अवेलिंग दी डिस्काउंट। आइए शुरू करते हैं कि गवर्नेंस क्या है। बहुत मज़े से कहानी सुनिएगा। आप जानते हैं कि आपकी मैम जो है ना, बहुत अच्छे से कहानी सुनाती हैं और बहुत अच्छे से इसके अंदर भी सुनाऊंगी। देखो, अलग अलग लोग आए, अलग अलग डेफिनेशन देखे गए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आई वो दी गई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएनडीपी। इन्होंने बोला, 1997 की बात है, इन्होंने कहा कि गवर्नेंस एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, एक ऐसे काम है, ये एक्सरसाइज है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। जिस तरह से देश के, मतलब कंट्री के अफेयर्स को मैनेज करा जाता है हर एक लेवल पे। अच्छा लगता है ना सुनना? क्या कहा कि द एक्सरसाइज of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels। इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, किस तरह से काम होगा, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, जिसके माध्यम से सिटीजन्स और ग्रुप, ये प्रॉपर इनके इंटरेस्ट के बेसिस पे काम किया जाता है। उसके साथ जो है इनके लीगल राइट्स को जो है एक्सरसाइज किया जाता है, और इनकी ऑब्लिगेशंस को मीट करते हुए क्या है कि भाई मीडिएट देयर डिफरेंसेस, सब कुछ, मतलब सब कुछ का ध्यान देना, सब इनके हक भी ना छीने, इनको सब चीज़ें मिलें, सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें हों, प्रॉपर बढ़िया बढ़िया चीज़ें हों, इस तरीके से अथॉरिटीज़ का एक्सरसाइज करना, ये गवर्नेंस है। ऐसा इन्होंने बोला, किसने? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ कहा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है कि वर्ल्ड बैंक कैसे कुछ नहीं कहेगा। तो 1993 की बात है, जब हम में से कई लोग पैदा हुए थे, तब वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा गवर्नेंस को कि भाई एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से
पावर को एक्सरसाइज करा जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। मतलब अब इन्होंने थोड़ा आसान बना दिया और ये कहा कि गवर्नेंस इज अ मेथड थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। और इजी हो गया। तो अगर हम आम भाषा में सिंपल शब्दों में समझें तो क्या है, गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, और डिसीजंस कर लिए जाते हैं और अथॉरिटी जो हमारे देश के अंदर है जो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करी जाती है। ठीक है। अब गवर्नेंस कैन बी यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट। गवर्नेंस कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जा सकता है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है, बिल्कुल वहां पे जैसे मैनेज हो रहा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल गवर्नेंस हो सकती है जब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद नेशनल गवर्नेंस हो सकती है जब वो देश की चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। और लोकल गवर्नेंस हो सकती है जब लोकल लेवल पे जो है वो गवर्न किया जा रहा है। समझे? इतना समझ में आ गई बात। इसलिए गवर्नेंस फोकस किस पे करती है, फॉर्मल पे भी और इनफॉर्मल पे भी, क्योंकि हर जगह पे गवर्नेंस है ना, तो फॉर्मल पे भी और इनफॉर्मल एक्टर्स पे भी, दोनों पे ही जो है गवर्नेंस फोकस करती है। एक्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो भी इन्वॉल्व हैं डिसीजन को लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में, सब पे ये गवर्नेंस लागू हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने समझा दिया। कोई परेशानी होगी ना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक। अब बात आती है कि स्टेक होल्डर्स मैम कौन कौन होते हैं गवर्नेंस के। तो पहली चीज तो बेस से समझेंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स ऐसे छोटे शब्दों में समझो कि जो भी डिसीजन से, किसी भी डिसीजन से जितने लोग अफेक्ट होते हैं वो सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब आप कहोगे मैम थोड़ा एग्जाम्पल दे दो। जैसे मान लो एक कंपनी में आप काम करते हो, अब ऊपर से डिसीजन आया कि सैलरी हम कम कर देंगे, तो इसमें स्टेक होल्डर कौन बना, एम्प्लॉय बना। सैलरी कम होगी, हो सकता है लोग छोड़ दे या जो भी हो जाए, हाँ कोई भी दिक्कत हो तो हो सकता है कि वहाँ के जो उस प्रॉपर जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उसके जो कस्टमर्स हैं उनको अफेक्ट हो सकता है, या फिर उसके उस कंपनी को सामान पहुँचाने वाले प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट हो सकता है, कंपनी के सीईओ को या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है कंपनी का उसको अफेक्ट हो सकता है। तो जितने लोग भी इससे जुड़े हैं, गवर्नमेंट को भी हो सकता है टैक्स में ऊपर नीचे मिले, तो ये सारे लोग कौन कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स। तो बेस समझ गया स्टेक होल्डर्स क्या है। तो अब स्टेक होल्डर्स गवर्नेंस के कौन हो, इसे समझते हैं। देखो जो गवर्नमेंट है, हम लोग कहते हैं ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही गवर्नेंस को मिलाते हैं ना, तो सरकार ही एक लौती की एक्टर है गवर्नेंस में। और कुछ दूसरे एक्टर्स कौन हो गए, जैसे पॉलिटिकल एक्टर्स हो गए, वो इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनके थ्रू काम हो रहा है, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए भाई जिनके मतलब की काम हो रहा है, सिविल सोसाइटी हो गई उसके अंदर, उसके साथ मीडिया ये सब काम करती है तो मीडिया भी एक स्टेक होल्डर्स है, उसके साथ नॉन गवर्नमेंटल जो एनजीओज वगैरह हैं ये भी है, उसके साथ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो जिनको जिनको चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है वो सारे से रहे स्टेक होल्डर्स हैं। और दूसरे एक्टर्स जो गवर्नेंस में है वो अलग अलग हुआ करते हैं, डिपेंड करता है क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट है क्या है। तो जैसे मैंने बताया ना, जितने लोगों को फर्क पड़ता जा रहा है वो सारे सारे स्टेक होल्डर्स अपने आप बनते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो टिपिकली कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नेंस के नेशनल लेवल पे, आप उनको मैं बताती हूँ, वो जो नेशनल लेवल पे स्टेक होल्डर हुए गवर्नेंस के, उनको आप तीन कैटेगरी में, तीन ब्रॉड कैटेगरी में जो है वो आप क्या कर लो, कैरेक्टराइज्ड कर लो। तो आप कहोगे जरा मैम बताइए, तो देख लो भाई, ये हमने एक सामने आपके बढ़िया चार्ट लगा दिया है। एक हो गया स्टेट, दूसरा हो गया मार्केट और तीसरी हो गई सिविल सोसाइटी। यही तो है, स्टेट ने डिसीजन लिए, मार्केट में डिसीजन आया, सिविल सोसाइटी उससे अफेक्ट करी। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं किस तरह से। देखो स्टेट क्या करती है, स्टेट इंडल्ज करती है अलग अलग ऑर्गन से सरकार की, जैसे लेजिस्लेचर से, ठीक है, जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, और उसके बाद क्या होता है, ये अपनी चीज़ों के माध्यम से, है ना, उसके साथ इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होते हैं। तो ये सब कुछ होता है ना स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर क्या है, और अलग अलग सेगमेंट हैं एक्टर्स के, जैसे कि भाई हम इलेक्ट करते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारी तरफ से वहाँ पे डिसीजन ले, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ गए, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स हो गए,
है ना, अलग अलग लेवल पे। और ऐसे बहुत सारे जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सारे स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो स्टेट देखो, क्रिएटिंग अ फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया मार्केट। तो मार्केट होगी तभी तो अपॉर्चुनिटीज होंगी ना लोगों के लिए। तो मार्केट में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडेड है। ऑर्गेनाइज्ड हो प्राइवेट सेक्टर, चाहे भाई ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, दोनों ही, जो जिसके अंदर बिजनेस फर्म्स आती हों, चाहे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हों या चाहे छोटा कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, ये सब कुछ आता है किसके अंदर? मार्केट के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात आती है सिविल सोसाइटी की। तो सिविल सोसाइटी जानते हैं कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। ठीक है, सारे ग्रुप्स हो गए जो इंक्लूड नहीं करे गए हैं स्टेट के अंदर और मार्केट के अंदर, वो सारे लोग आ गए सिविल सोसाइटी के अंदर। जैसे कि कौन कौन आ गया भाई? एनजीओज आ गए, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके साथ एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वगैरह वगैरह। मतलब सिविल सोसाइटी के अंदर क्या काम है? मोबिलाइजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ये 3 लोग इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए बात को इतनी? आई होप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट है दोस्त है हमारे सारे के सारे। अब उसके बाद बात आती है गुड गवर्नेंस की। तो गुड गवर्नेंस क्या है बताओ? बताओ बताओ। गुड गवर्नेंस अगर हम कहें तो ये खुद में ही एक न्यूट्रल, एक ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं है। गुड गवर्नेंस की अगर हम बात, देखो अगर हम पहले गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस खुद में एक न्यूट्रल चीज है। ठीक है, कि हम अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है, हम अच्छी क्या मतलब हम बस गवर्नेंस कर रहे हैं, हम बस चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं, तो एक न्यूट्रल टर्म है। लेकिन देखो गुड की बात करी ना, गुड मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ, कहीं कहीं अच्छाई की तरफ झुका। तो इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी क्या आ रही? गुड आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ, तो अच्छा एक फीचर है इसका ना। तो अच्छी वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज जो कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, तो इनको हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। एक तो हो गया बिहेवियर, ऐसे समझो, एग्जाम्पल देके देके समझाती हूँ ताकि बिल्कुल समझ में आए। अब मान लो बिहेवियर, एक है बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है? एक होता है गुड बिहेवियर, एक होता है बैड बिहेवियर। तो ये बिहेवियर की क्वालिटीज होती है ना, कि एक अच्छा बिहेवियर मतलब एक पॉजिटिव चीज हो रही। तो सेम इधर आ जाओ, गवर्नेंस खुद में न्यूट्रल है, लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी की गवर्नेंस। और ये बहुत ही बदलता हुआ एक कॉन्सेप्ट है ना। मतलब ऐसा नहीं है, अब एक गुड गवर्नेंस को अलग अलग टाइम में आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो समझाती हूँ मैं कैसे। तो भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी जो है, इसने कुछ 8 मतलब कुछ 8 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। क्या आप कहेंगे ना कि गुड गवर्नेंस की मैम कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दो? तो हमसे पहले यूएनडीपी ने ही जो है वो गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो भाई, सबसे पहली होती है पार्टिसिपेटरी, है ना, कि सब लोग, सारे सिटीजन जो हों वो पार्टिसिपेशन बढ़िया करें, सारी सोसाइटी के लोग एक साथ आए, उनको सबको सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, जो भी सरकार की एक्टिविटीज़ हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है ना। और जो पार्टिसिपेशन है ये इन्फॉर्म्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, सबको पता हो, ये नहीं कि हाँ ठीक है कोई कभी भी पहुंच जाए। फ्रीडम हो एसोसिएशन का, सब मिलके अपने एक्सप्रेशन दे सके, अपनी बात कह सके। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कंसेंसस ओरिएंटेड। मतलब एक अच्छी गवर्नेंस क्या होती है कि इसमें आपको अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं सोसाइटी के, जो लोग हैं, सबका ध्यान रखना है और सबके साथ मिलके प्रॉपर सबको अग्री करना है। सब लोग कहें कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ जो आप कर रहे हो वो सही है। मतलब अब देखो राजमा चावल तो हो नहीं, राजमा चावल हो क्या? राजमा चावल तो हो नहीं कि जैसा कहा जाएगा वैसा हर चीज को मान लोगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो बेनिफिट सबसे ज्यादा लोगों के लिए हो, ऐसा काम किया जाए जिसमें सब ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो, है ना। और किस तरह से उस काम को करना है, कैसे क्या करना है, हर बात में हर बंदा अग्री करे। ठीक है, तो एक अच्छा हो कि भाई जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चीजें हैं, तो किस तरह से अपने गोल्स को पाना है, किस तरह से डेवलपमेंट को पाना है, इन सब में सबका साथ होना चाहिए। ठीक है, तो पहले समझ में आए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तीसरा हो रूल ऑफ लॉ। देखो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है। एक अच्छी गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होता है, और वो यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है लोगों के, खासकर उन लोगों के जो भाई माइनॉरिटीज हैं, हाँ, या वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के अंदर।
और इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट थी, है ना, क्योंकि भाई वो भेदभाव ना करे, वो इम्पार्शियल रहे, वो करप्ट ना हो, उसमें अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए किसी पुलिस फोर्स के अंदर, समझे, ताकि कोई किसी की तरफ झुके नहीं, ब्राइब ना खाए, पैसा ना खाए। इसलिए रूल ऑफ लॉ, जैसा भाई हमारा लॉ कह रहा है उस हिसाब से चलो भाई, रूल ऑफ लॉ चले, ये फॉलो हो, कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो। उसके बाद बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं, कोई भी बात छुपी रहना बहुत गलत होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो उसे एक प्रॉपर रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ फॉलो करो, और वो सबके सामने हो चीज़, कोई छुपी ना हो चीज़ कि कुछ धोखाधड़ी हो रही है। हाँ, फ्रीली अवेलेबल हो, इजीली समझ में आए लोगों को, सब लोग इसका एक्सेस कर पाए, है ना। ऐसे डिसीजंस से जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं उनको उस चीज़ के बारे में पता हो, ऐसे कि घर वाले अगर अपना घर बेच रहे हैं तो घर के हर एक मेंबर को पता हो कि घर बिकने वाला है, समझे। ऐसे ही जो भी हो रहा है वो सारे नागरिकों को पता हो कि सबको उससे फर्क पड़ रहा है, या जो भी डिसीजन से फर्क पड़ रहा है उनको वो चीज़ पता हो। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इजीली समझ में आए और मीडिया में आए, सब लोग। जैसे इंडिया के अंदर बताऊं तो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, RTI। इसमें क्या है, एक बहुत पावरफुल चीज़ है लोगों के हाथ में, कि लोगों को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये RTI के तहत जाके ले सकते हैं, तो ये प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का एक अच्छा हो जाता है ना। चलो भाई, उसके बाद क्या होती है, एक अच्छी गवर्नेंस की क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी। ये तो मैं बार बार चीख चीख के बताती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर भाई आपने कुछ भी करा है तो आप उस चीज़ के लिए लायबल हो, हाँ, अकाउंटेबल हो, जवाबदेही आपकी बनती है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखो, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अकाउंटेबिलिटी है इसका मतलब ये है कि मान लो मम्मी ने कहा कि फ्रिज में बोतलें बेटा रख देना, ठीक है, फ्रिज में बॉटल्स रख देना, सब पानी खत्म हो गया है, आपने रख दी बॉटल्स। उसके बाद जब मम्मा लौट कर आई तो उन्होंने फ्रिज खोला तो देखा कि 4 बॉटल्स जो हैं उनमें से आधी भरी हुई हैं। हाँ, तो आपसे आके जवाबदेही है ना कि आपसे कहा था पानी भर के रखने के लिए, तो बताओ 4 बॉटल आधी क्यों है, समझे ना। तो इससे आप जो काम करोगे वो काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करोगे, समझे ना। इसलिए आंसरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और इन जनरल समझो तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल होता है उन सब पे जो अफेक्ट होते हैं उसके द्वारा लिए गए डिसीजन से। जैसे हमने कोई डिसीजन लिया तो उस डिसीजन से अगर किसी को अफेक्ट हो रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी, एक चीज़ याद रखिएगा, आप अकाउंटेबिलिटी को बिना ट्रांसपेरेंसी के नहीं इन्फोर्स कर सकते या रूल ऑफ लॉ के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं काम सही तरीके से कर रही हूँ, एक अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ, तभी तो मैं जवाबदेही मेरी अच्छी बनेगी ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर बात आती है एक अच्छी गवर्नेंस की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पॉन्सिव। देखो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है जो सबको भाई एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब समझो क्या होता है, एक अच्छी गवर्नेंस क्या होती है कि इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस कोशिश करते हैं कि वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स को सर्व करें और एक प्रॉपर टाइम में करें। मतलब जितने लोगों को हित पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है, सबको दें और एक प्रॉपर टाइम के अंदर दें। मान लो किसी सिटीजन को कोई दुख है, अपना कहने आ रहा है, तो उसके लिए वो तुरंत रिस्पॉन्ड करें, हाँ ठीक है, हाँ बताइए सर क्या हुआ। तो सिटीजन ओरिएंटेड चीज़ हो, सिटीजन के साथ फ्रेंडलीनेस हो और सर्विसेज की डिलीवरी बहुत टाइमली मैनर में दी जाए, तो ये एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के अंदर आता है। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखो, अब इसका मतलब क्या है, देखो, एक अच्छी गवर्नेंस का मतलब ये होता है, गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो रिजल्ट निकालेंगे वो ऐसा रिजल्ट हो कि जो रिसोर्सेज यूज़ करे गए हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, बहुत अच्छी तरह से रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज ना करे, कुछ ना करे, एक बढ़िया यूटिलाइजेशन करके एक अच्छा रिजल्ट निकाले, समझे। मतलब एफिशिएंट तरीके से काम करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं दोस्तों कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, कल हमारी जनरेशन भी करेगी ना। हाँ, तो भाई प्रोटेक्शन तो करना है ना एनवायरनमेंट का, तो ऐसे काम करना है कि एक इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अभी जो है वो काम हो। और लास्ट में कहता है इक्विटी एंड इंक्लूसिव। मतलब इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव का मतलब, देखो, सोसाइटी के भले के लिए काम करना है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग जो सोसाइटी के हैं उनमें से कोई छूटे नहीं, कोई ऐसा ना हो कि मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो,
सारे ग्रुप्स, खासकर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो रिस्की हैं, उन सबको एक साथ लाइए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाइए ताकि उनका सबका भला हो। ठीक है, तो इंक्लूसिव, इक्विटेबल मतलब सबको एक समान, और इंक्लूसिव मतलब सबको लिया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए। और बहुत सारे सोर्सेस कहते हैं भाई स्ट्रैटेजिक विजन होना चाहिए, और स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो इसका 9th कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाना चाहिए, है ना। तो स्ट्रैटेजिक विजन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक विजन का मतलब होता है कि हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, हमारी सोच दूर तक हो गुड गवर्नेंस को लेके, कि भैया हमें ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना है, हमें समझना है हमारे हिस्टोरिकल, हमारे कल्चरल, हमारे सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को सब जानना है, और हमें तब उस हिसाब से काम करना है। समझ आई बात? हाँ, ये देखो, ये डेमो लेक्चर है, बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। तो देखो कितने अच्छे से बताया कि बैड गवर्नेंस सब छुपा छुपा है, हाँ, और गुड गवर्नेंस देखो कितना अच्छा हैंडसम है। हाँ, चलो भाई, अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा क्या करें मैम, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं गुड गवर्नेंस की। तो पहला तो भाई कि जो स्टेट की प्रायोरिटीज हैं उनमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो भी स्टेट ये ध्यान दे कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे वो चीज़ों को, वो ऐसी चीज़ें हों जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, है ना, जिससे समाज का भला हो रहा हो, उसे सबसे पहले किया जाए। दूसरे नंबर पे ये कि प्रोविजन ऑफ सोसाइटी सेफ्टी नेट्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनाइज, एक ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए जिसमें जो सोसाइटी है उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सोसाइटी की सेफ्टी हो, गरीबों को और मार्जिनलाइज सेक्शन को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तीसरी स्ट्रैटेजी ये हो अच्छी गवर्नेंस की कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाए, बिना उनकी मजबूती के आगे काम नहीं हो सकता। चौथा ये कि एक प्रॉपर अच्छे रिफॉर्म्स लाए जाएं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, जिससे क्या होगा कि इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, देरी नहीं होगी काम में। पांचवा ये कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटीज इन्हांस करें, उनकी कैपेसिटी और अच्छी करें, ताकि भाई क्या हो कि जैसा भाई परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी सेम तरीके से हो पाए, और एक अच्छी अच्छी नए नए आप अलायंस, नए नए तालमेल बनाए सिविल सोसाइटी के साथ में। और लास्ट में क्या हो, एक ऐसा फ्रेमवर्क हो फॉर गवर्नमेंट बिजनेस कोऑपरेशन का, है ना, गवर्नमेंट बिजनेस साथ में यहाँ पे कोऑपरेट करके काम करें। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक चीज़ और जान लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ओवर करेंगे। द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, समझते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन बताई थी ना, कि गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन है, जिसके थ्रू अथॉरिटी जो कंट्री की है उसे एक्सरसाइज किया जाता है। हाँ, मतलब गवर्नेंस क्या है इनके हिसाब से, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो सरकारें हैं, सरकारों को सेलेक्ट करते हैं, सरकारें अकाउंटेबल होती हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाती है, और रिप्लेसमेंट भी होता है। या फिर एक ऐसी कैपेसिटी है सरकार की जिसके थ्रू सरकार रिसोर्सेस को मैनेज करती है बहुत अच्छी तरह से, एक प्रॉपर प्लान बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है एक अच्छी पॉलिसी को, और देश को अपने रेगुलेट करती है अच्छी तरह से। यही सब तो चीज़ें हैं ना। या फिर आप कह लो कि अपने ऐसी चीज़ गवर्नेंस वो है जिसके थ्रू नागरिकों की, सिटीजन्स की इज्जत की जाती है। हाँ, स्टेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस जो गवर्न करता है इकोनॉमिक और सोशल इंट्रैक्शन को आपस में। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया बातें हैं इसको लेके। तो हमने यहाँ तक जो समझा समझा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नेंस के इश्यूज क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, सब कुछ जानेंगे। टिल देन आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको भी मैं सीरीज ये प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। डू यूज माई कोड सिर्फ IAS फॉर अवेलिंग डिस्काउंट एंड अनलॉकिंग माई फ्री लेक्चर्स ऑन अकेडमी। थैंक यू सो मच।